हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा आज आपको साइंस विजन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको निषेचन टॉपिक समझाने वाला हूं। तो निषेचन होता क्या है? सबसे पहली बात ये आती है कि निषेचन होता क्या है। तो निषेचन जिसका मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है, और यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो प्रकार के गैमिट्स भाग लेते हैं। तो दो प्रकार के गैमिट्स जैसे मेल गैमिट्स या फीमेल गैमिट्स आप समझ सकते हैं। मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। मेल गैमिट्स जो होता है जैसे आप स्पर्म को ले सकते हैं, और फीमेल गैमिट्स जो ओवम होता है। यह दोनों आपस में फ्यूजन करके ज़ाइगोट बनाता है जो एक डिप्लॉइड संरचना होती है, इसका मीन्स युग्मनज होता है। तो अर्थात मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इस दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसे युग्मनज कहते हैं, और यही प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आप फर्टिलाइजेशन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ये फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का प्रोसेस होता है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, शुक्राणु और अंड के संलयन की क्रिया, यह जो कि द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाने का प्रोसेस होता है। और यह प्रोसेस संपन्न कहाँ होता है? तो यह मनुष्य में फीमेल के ओविडक्ट के एम्पुला भाग में संपन्न होता है। फीमेल ओविडक्ट के एम्पुला भाग में। और एम्पुला भाग कहाँ से डिनोट होता है? तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझा सकता हूँ। इससे पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी मैंने बताया था कि यह किस प्रकार से वर्क करता है, और इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह एक प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें इसका जो मेन पार्ट्स, ये पार्ट्स होता है जिसे हम ओवेरी कहते हैं, और यही फुला हुआ पार्ट्स एम्पुला कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है यह फीमेल ओविडक्ट, इस पार्ट्स को ओविडक्ट हम लोग कहते हैं, या इसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो फीमेल ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट्स में यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, और यह निम्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें भाग लेती है? तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अंड का पहुंचना। अंड का पहुंचना जिसका मीन्स अराइवल ऑफ ओवम होता है। तो अंड कहाँ पहुंचता है? तो अंड जो है अंडाशय से, मतलब ओवरी से ओव्यूलेशन के दौरान, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था कि कोई भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य भाग से ओव्यूलेट होता है, अर्थात 14 से 17 दिनों के अंदर एक एक ओव्यूलेट करने की प्रोसेस होती है। और यह एक एक ओव्यूलेट जिस समय करता है उसी प्रोसेस को इसे ओव्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह ओव्यूलेशन की क्रिया फीमेल ओविडक्ट में कब होती है? 14 से 17 दिनों में। और अंड अंडाशय से ओव्यूलेशन के दौरान फ्री किया जाता है, मुक्त किया जाता है, और फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़कर एम्पुला भाग में पहुंचकर रेस्ट करता है, अर्थात उस जगह पे पहुंचकर आराम करता है, रेस्ट करता है। और इसे निषेचन स्थल तक, जो कि उसका एम्पुला पार्ट होता है, पहुंचने में 12 से 24 घंटों का समय लगता है। मतलब एक जब ओवरी से निकलता है तो ओवरी से एम्पुला पार्ट तक पहुंचने में 12 से 24 घंटों का समय लगता है। और जब वह वहां पहुंच जाता है तो फिर वह वहां पे रेस्ट करता है। इसके पश्चात फिर आगे का प्रोसेस होता है। जब एग वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर अब एग को फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म की ज़रूरत होगी, और यह स्पर्म जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है
उस समय यह इंसेमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा संपन्न होती है। तो इसके पश्चात वीर्य सेचन की क्रिया होती है। वीर्य का मतलब सीमेन होता है और सेचन का मतलब उसको स्टोर करने का प्रोसेस। तो वीर्य सेचन इंसेमिनेशन प्रोसेस को कहते हैं। और यह किस स्थिति में होता है? यह मादा जनन वाहिनी में मैथुन के दौरान, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यह शुक्राणुओं के जमाव करने की क्रिया होती है। जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होता है उस समय फीमेल्स के वेजाइनल ट्रैक्ट उसको रिसीव करती है और वहाँ पे उसको स्टोर करने का काम करती है। और यह सीमेन जो है वास्तव में एक लसलसा मिश्रण के तरह होता है जिसमें स्पर्म 3 से 4 मिलीलीटर के रूप में होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य प्रत्येक इजेक्शन करता है तो वह 3 से 4 ml सीमेन को रखता है और यही 3 से 4 ml सीमेन वहाँ पे पहुँचकर स्टोर होता है। और शुक्राणुओं के मुक्त रूप में गति करने हेतु अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँचा तो फिर उसको वहाँ से आगे एग तक जाना है। तो यहाँ से एग तक जाने के लिए उसे गति चाहिए और यह गति स्पर्म में ही मौजूद घटकों द्वारा उसे मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुक्राणुओं में गति किस प्रकार से मिलती है। तो इसे मोटिलिटी ऑफ स्पर्म कह सकते हैं। और शुक्राणु तरल माध्यम में तैर सकता है। तो जब स्पर्म पेनिस के द्वारा फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में प्रवेश करता है तो फिर उसे एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिस मीडियम से वह वहाँ से चलकर एम्पुला पार्ट में पहुँचेगा। तो उस मीडियम में तरल पदार्थ उसके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा उसे प्राप्त होता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, वही उसको यह मीडियम प्रदान करता है। नेक्स्ट, जनन मार्ग में तैरने की गति स्पर्म का 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है। ऐसे सामान्यतः शुक्राणुओं को निषेचन स्थल तक जहाँ पे वह पहुँचेगा अर्थात एम्पुला पार्ट तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है और 5 से 6 घंटे तक वह पहुँच जाने पर 24 घंटे से अधिक समय तक वह एक्टिव रह सकता है। तो इस प्रकार से स्पर्म जो है वह गति करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अतः शुक्राणु की क्षमता जो है उसके सक्रिय होने की परिघटना से जानते हैं कि शुक्राणु में पोटेंशियल जो है वह जब एक्टिव रहता है तब तक उसकी पोटेंशियल उसमें रहती है जिसके द्वारा शुक्राणु अंड को निषेचित करने की योग्यता प्राप्त करता है। और यह मादा में जनन पथ के निम्न विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप यह समझ सकते हैं कि कैपेसिटेशन जो ऑफ स्पर्म्स उसके सक्रिय होने की परिघटना से डिनोट होता है। अतः शुक्राणु में Ca++ के प्रवेश होने से उसकी पूंछ की गति धीमी से तीव्र चाबुक के समान गति करने लगती है और जब यह पूंछ गति करने लगेगी तो उसके सक्रिय होने की परिघटना आसानी से पता चलता है और वह उसमें पोटेंशियल को जगाता है। दूसरी बात, एक्रोजोम पर उपस्थित कोलेस्ट्रॉल झिल्ली का हटाया जाना। अगर कोलेस्ट्रॉल झिल्ली एक्रोजोम पर उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल झिल्ली है वह हट जाती है अर्थात वह एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक्टिव हो जाती है। अब जब स्पर्म उस ओवम तक पहुंच चुका है तो इसमें अब फ्यूजन की क्रिया होगी। तो हम लोग देखते हैं युग्मकों का संलयन किस प्रकार से होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और युग्मकों का संलयन ऐसे निम्न प्रक्रियाओं द्वारा
होते हुए पूरा होती है। तो फिर स्पर्म और ओवम में किस प्रकार से एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी को वह पूरा करते हुए फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्रोजोमल अभिक्रिया। और ये एक्रोजोमल अभिक्रिया जो है यह एक्रोजोम से रिलेट होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि स्पर्म जो कि 4 भाग में बटा होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। इसका जो अपर पार्ट्स होता है यह एक मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बीच यह एक रचना होती है जिसे हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। तो जब इसकी ऊपरी टोपी खुल जाती है और इसमें उपस्थित एंजाइम्स एक्रोजोम्स के रूप में होती है, जो निकलकर वह एग सेल के बाहरी कवर को रिएक्ट करते हुए इस स्पर्म को उसके अंदर प्रवेश करने में मदद करती है। तो एक्रोजोमल अभिक्रिया में क्या होता है कि अंड सतह के संपर्क में आने पर एक्रोजोम अपने भीतर धारित जल अपघटनी एंजाइम को मुक्त कर देता है और यह क्रिया एक्रोजोमल रिएक्शन भी कहलाती है। अर्थात अंड के संपर्क में आने पर एक्रोजोम के अंदर जो जल अपघटनी एंजाइम्स है वह उसको मुक्त कर देता है और यह क्रिया एक्रोजोमल रिएक्शन कहलाती है। अब शुक्राणु का जो शीर्ष होता है वह निषेचन शंकु के संपर्क में आता है, मतलब एग सेल के संपर्क में आता है, तथा अंड में Ca2+ की लहर उत्पन्न करता है। मतलब एग में Ca2+ की लहर को वह उत्पन्न करेगा और जिसके कारण बस स्पर्म का न्यूक्लियर पार्ट ही उसके अंदर प्रवेश करने को तैयार होता है, उसकी पूंछ बाहर ही रह जाती है। नेक्स्ट इसमें एक वलकुट अभिक्रिया होती है, इसको कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एग सेल के अंदर कॉर्टिकल पार्टिकल्स होता है, जो Ca2+ लहर अंड से उठने पर वह वलकुट कणों को बाहर की ओर बहिर्वर्धित कर देती है, वह एग सेल से बाहर निकाल देती है और पुनः वह जोना अभिक्रिया के लिए बेनिफिशियल होता है कि रासायनिक पदार्थ जो अंड से बाहर बहिर्वर्धित होते हैं वह जोना पेलुसिडा पर क्रिया करते हैं। अब यह जोना पेलुसिडा क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि यह एग सेल है। एग सेल का जो बाहरी आवरण होता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं और इसका जो सेकेंड लेयर है उसे हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो जो एग सेल से यह जो पार्टिकल्स है जिसको कॉर्टिकल पार्टिकल्स कहते हैं या वलकुट पदार्थ कहते हैं, यह बाहर आता है तो यह जोना पेलुसिडा पर रिएक्ट करता है और इस पे रिएक्ट करने के पश्चात केवल स्पर्म के शीर्ष भाग को अंदर प्रवेश करने देता है और इसका जो मिडिल पीस हो या इसका टेल पार्ट्स हो, मैक्सिमम टेल पार्ट को ही यह बाहर करके रखता है और सारे पार्ट्स इस एग सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट जोना अभिक्रिया होने के पश्चात यह जो उसका रेस्ट पार्ट होता है उसे नष्ट कर देता है और पुनः अब अंड का सक्रियण होता है, मतलब एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जब एग के अंदर वह स्पर्म इन कर जाता है स्पर्म के न्यूक्लियर पार्ट्स, तो फिर एग एक्टिव हो जाता है और फिर एग एक्टिव होने के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करेगा। अब अंड का सक्रियण जब होगा तो अंड द्वितीयक अंड कोशिका की अवस्था में होता है। इसका मतलब सेकेंड म्यूसिस डिवीजन, जो कि oogenesis में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन ही हो पाता है और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इस समय ही संपन्न होता है, जिससे कि म्यूसिस डिवीजन सेकेंड आरंभ हो जाता है। और किंतु मेटाफेज सेकेंड अवस्था में यह मेटाफेज प्रोन्नति कारकों के
विकसित हो जाने के कारण हो सकता है। अर्थात इसमें मेटाफेज सेकेंड अवस्था में मेटाफेज के जो प्रोन्नति कारक होते हैं उसी के विकसित हो जाने के कारण यह एक्टिवेशन ऑफ ओवम का क्रिया संपन्न हो पाता है। अब एग का जो न्यूक्लियर पार्ट है और स्पर्म का न्यूक्लियर पार्ट, ये दोनों आपस में मिक्स होकर इस क्रोमोसोम का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम लोग एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस प्रोसेस के पूरा होने के पश्चात जायगोट फॉर्मेट होता है। अतः कैरियोकाइनेसिस जो कि इसकी अंतिम अवस्था है, इसमें शुक्राणु के केंद्रक और नर प्राकेंद्रक के रूप में कार्य करना, अर्थात शुक्राणु का जो केंद्रक होता है वो मेल के केंद्रक के रूप में कार्य करता है और इसमें केंद्रकीय आवरण टूट जाता है और इसके पश्चात दोनों का न्यूक्लियर पार्ट आपस में सिनेप्सिस की क्रिया करेगा और फिर वह एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स करेगा और फिर वह एक जायगोट के फॉर्म में बदल जाएगा और इस प्रकार से दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूजन करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और यह एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या होता है? तो सबसे पहली बात आती है कि यह अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड को पूर्ण करने के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जो एग सेल में सेकेंड मियोसिस डिवीजन को पूरा करने के लिए स्टिमुलेट करता है। दूसरा पॉइंट इसका कि संयोजित शुक्राणु का गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारित करता है, अर्थात उस समय पता चलता है जब वह फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है, उसी समय हमें पता चलता है कि यह मेल उत्पन्न करेगा या फीमेल उत्पन्न करेगा। अर्थात उसी समय किसी भी मनुष्य का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट, इस प्रोसेस में दो जनकों के लक्षण परस्पर मिल जाते हैं, अर्थात मेल का लक्षण और फीमेल का लक्षण, दोनों का लक्षण आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, निषेचन अंडे की उपापचय सक्रियता बढ़ाता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वह एग के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करता है और केंद्रक संलयन निषेचित अंडे को विदलन करने के लिए सक्रिय करता है, अर्थात न्यूक्लियर या कैरियोकाइनेसिस कर सकते हैं। कैरियोफ्यूजन जो होता है उस अवस्था में फर्टिलाइज्ड एग को टूटने के लिए यह एक्टिव करता है, अर्थात जो एग जायगोट बनाया है वह आगे डेवलप होगा, टूटेगा और फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनने में इसे मदद मिलती है। अर्थात आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आप समझ गए होंगे और अगर समझते होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फिर मैं इससे आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।